हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज से हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आएगा। इन प्रैक्टिस सेट को आप अगर सॉल्व कर लेते हैं खुद से या जैसे बताया जा रहा है वैसे कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब पीवाईक्यूज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी प्रबल संभावना है आपके एग्जाम में पूछे जाने की। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, नंबर चेंज करके कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपने थ्योरी कंप्लीट किया है या नहीं कंप्लीट किया है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपने आंसर कितने आपके सही हुए हैं उनका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने हमारे सही हुए। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि हमारे पास 60, 72 तथा 84 के सबसे छोटे सारोगुणज ये क्या होता है सर जी। सारोगुणज का मतलब होता है, गुणज का मतलब होता है किसी नंबर से कटने वाला नंबर, किसी नंबर से कटने वाला नंबर। गुणज का मतलब ये होता है कि किसी नंबर से कटने वाला नंबर। सारों का मतलब होता है कि सबसे कटने वाला नंबर, जो नंबर दिए हैं उन सभी से कटने वाला नंबर। सबसे छोटे, सबसे छोटा भी होना चाहिए और सभी नंबर से कटने वाला नंबर भी होना चाहिए। यानी एक ऐसा नंबर आपको बताना है जो 60 से भी कट जाए, 72 से भी कट जाए, 84 से भी कट जाए, लेकिन सबसे छोटा भी रहे। तो इसका मतलब ये सिर्फ आपको परेशान किया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बस यही होता है LCM का मतलब लासा। बस खाली ये फालतू में बोला इतना था। ठीक है, तो यहां से हम एक चीज ये भी समझ गए कि लासा का मतलब क्या होता है। लासा एक छोटे से छोटा नंबर होता है जो सभी नंबर से कट जाता है, सभी नंबर से कट जाता है। ठीक, आगे बोला है और सबसे बड़े सार गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है काटने वाला नंबर। गुणनखंड का मतलब काटने वाला नंबर। जैसे 6 का गुणनखंड कौन होगा, तो 1 होगा, 1 से कट जाएगा। 2, 2 से भी कट जाएगा। 3, 3 से भी कट जाएगा, है ना। और 6, 6 से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुणनखंड होता है वो अपने नंबर को काट देता है। इसका मतलब ये हुआ कि गुणनखंड काटने वाला नंबर। ठीक, सार गुणनखंड सबको काटने वाला नंबर। 60 को भी काट दे, 72 को भी काट दे, 84 को भी काट दे, और सबसे बड़ा यानी एक बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन तीनों को काट दे। तो बस खाली आपको बेवकूफ बनाया गया है। सबसे बड़े सारो गुणनखंड का मतलब यह होता है HCF। इसका मतलब मासा, महत्तम समापवर्तक। सही है, बस इसका लासा निकालना है, इसका मासा निकालना है। तो यहां से दोनों मीनिंग समझ में आ गई। लासा किसे कहते हैं, एक छोटे से छोटा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर से कट जाता है। लेकिन मासा एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर्स को काट देता है। ठीक, कह रहा है कि इन दोनों का योगफल आपको बताना है। तो हमारे पास नंबर्स हैं 60, 72 और 84। इसका हमें लासा निकालना है, मासा निकालना है, दोनों का योगफल निकालना है, उत्तर देख लेना है, काम खत्म। लासा सबसे सिंपल वही होता है कि इस तरीके से आप काटिए। एक ऐसा नंबर जो कम से कम एक नंबर को जरूर काटे, उसी से काटना है। ठीक है, चलो हम काट देते हैं। 2 से वैसे कट रहा है, यहां से 30 आ जाएगा, यहां से 36 आ जाएगा और यहां से 42 आ जाएगा। फिर 2 से कट रहा है, यहां से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अगर हम यहाँ 2 से काटें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कम से कम एक नंबर जरूर कटना चाहिए। ऐसे नंबर से मत काटिएगा जिससे कम से कम एक नंबर ना कटे, तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ 2 से काट दें कोई दिक्कत नहीं, देखो ये कट रहा है तो आप काट सकते हैं। यहाँ 15 जो नहीं कटेगा उसको गोद देते हैं, वैसे नोट कर देते हैं, है ना भैया। 18 में 9 बार पहाड़ आ गया, 21 में नहीं जा रहा है तो वैसे ही पटक दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 2 से नहीं कट रहा है, जबरदस्ती मत काटिएगा सर जी ये कट रहा है, नहीं, ये 21 है, 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब अब आप 2 से नहीं काट सकते हैं। या कोई अगर ऐसा नंबर होता जो 2 से कट जाता, कोई सिंगल भी होता तो हम काट सकते थे। तो याद रखिएगा एक ऐसे नंबर से हमें काटना होता है जो कम से कम एक नंबर को जरूर काटे। चलिए अब देखिए आगे 3 से कट रहा है, 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 का पहाड़ा 7 बार।
इसके बाद आप चाहो तो काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जब ये अभाज्य संख्या आ जाती है कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम पूरा काट दे रहे हैं, 3 से काट दे रहे हैं तो 5 नहीं कटेगा एक बार, यहाँ 7 नहीं कटेगा, फिर 5 से एक बार, ये तो नहीं कटेगा, फिर उसके बाद 7 से। लासा निकालने का सबसे आसान तरीका यही है, इन सबको गुणा कर लो और आप लोग ऐसे याद कर लो कि इसको तब तक काटना है जब तक नीचे लाठी ना आ जाए, मतलब एक 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 जितने भी लोग हैं सब एक आ जाने चाहिए। चलो हो गया। अब यही है लासा यानी एलसीएम। एलसीएम का उत्तर आ रहा है 2 गुणे 2। देखो हम चाहे तो वहां लिख करके बता दें, चाहे तो डायरेक्ट गुणा कर दें। देखो 2 का 2 में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 3 में, फिर 5 में, फिर 7 में, इस तरीके से गुणा करना है। ठीक है, कभी भी आपकी लाइफ में अगर 5 और 2 का गुणनखंड आए, सॉरी गुणनफल आए, तो हमेशा याद रखिएगा कुछ भी मत करिएगा, 5 और 2 को छोड़ दीजिएगा। देखो हम देखो छोड़ रहे हैं, ये 5 है, ये कोई भी एक दो उठा लिए, मतलब ये और ये दोनों मिल करके 0 बना देंगे। बस जितना 5 और जितना 2 रहेगा उतने यहां 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, 5 और 2 का पेयर बन करके 0 बनता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो पूरा आप गुणा करिएगा। हमारे पास 5 और 2 एक एक बार थे तो हमने 1 0 ठोक दिया, अगर 2 बार होते तो 2 0, अगर 3 बार होते तो 3 0। ठीक है, चलो आगे देखो। अब ये 2 2 3 3 7 इतना बचा हुआ है। वैसे हम ऐसा कर सकते हैं, 7 त्रिक 21 हो गया, 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 12 गुणे 21। तो सर जी 21 दूना 42 होता है, 4 हासिल, 21 से कम 21 4 25, यानी 252। तो 252 यहां पटक देंगे, तो इसका मतलब एलसीएम का उत्तर आ गया 25 20। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ आपको जैसे भी आता है वैसे करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ निकालिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे आपको आता है वैसे कर दीजिए। बेहतर तरीका ये है कि तीनों का गुणनखंड निकाल लीजिए, उसके बाद जो सब में है वही आंसर। जैसे देखो हम यहाँ एचसीएफ निकाल रहे हैं, पहले 60 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 30 आ गया, 2 से 15 आ गया, 3 से 5 आ गया। सबसे आसान तरीका यही है। अगर आप भाग देकर के निकालना चाहते हैं भाग देकर के करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे भी 101% सही आएगा। ठीक है, चलो 72 का देखते हैं। 72 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 1 हासिल, 12 हो गया, तो 2 छक 12 हो गया, फिर 2 एकम 2 18 आ गया, फिर 2 से ये 9 आ गया, फिर 2 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 से काट दीजिए। फिर उसके बाद हमारे पास 84 है, 84 को देखते हैं, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, इसके बाद 21 आ जाएगा, फिर 3 से काटिएगा, खत्म हो गया। अच्छा हम इसको क्यों 1 तक नहीं ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब भी नीचे अभाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या, तो आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां एचसीएफ का आंसर निकालना है। एचसीएफ जो कॉमन रहेगा वही हमारा आंसर है। जैसे देखो 2 इसके पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, यहां यहां यहां, इसका मतलब ये 2 हमारे आंसर में आएगा। क्या कोई और नंबर है जो इसमें 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 तीनों के पास है? हाँ सर जी, एक बार और है, एक बार और है, चलो हमने उसको एक बार और पटक दिया। अब कोई ऐसी चीज है जो तीनों में है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, चाहे जहां हो होनी चाहिए बस। देखो तो हमने इसको एक बार नोट कर दिया। और कुछ है, और कुछ है जो इसके पास है, इसके पास है और इसके पास है? नहीं सर जी, इसके पास 5 है लेकिन इसके पास नहीं है, तो इसके पास देखने की कोई जरूरत नहीं, सबके पास होना चाहिए ना। 3 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, हटाओ। 7 इसके पास है, सबके पास नहीं है, हटाओ। इसका मतलब हमारा आंसर यही आ रहा है। चलो गुणा करते हैं भैया, तो यहां से गुणा करने पर 2 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, एचसीएफ 12 आ रहा है, एलसीएम इतना आ रहा है। कह रहा है इनका योगफल बता दो, यानी जोड़ करके उत्तर बता दो। तो 2520 में 12 जोड़ेंगे तो 2520 में जब 12 जोड़ेंगे तो 2532 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। कौन सा? अब हो सकता है आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताओ, तो घटा देंगे। हो सकता है गुणनफल पूछ रहे तो दोनों को गुणा करके बता देंगे। सही है, कुछ भी पूछा जा सकता है। मेन ये है कि आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो उससे रिलेट करता हुआ कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे कदमों से। देखो भैया क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि रमा के पास केवल 50 रुपए और 100 रुपए के नोट हैं। एक लड़की है,
उसके पास 50 रुपए और 100 रुपए के नोट हैं, 10 रुपए वाला नहीं है, 20 वाला नहीं है, सिक्का उक्का नहीं है, 50 रुपए और 100 रुपए की नोट है। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 25 और 1600 रुपए का धन है, ठीक है, अगर उसके नोट देखे जाएं कितने नोट हैं, तो 25 नोट हैं, उसमें से कुछ 100 वाले भी हैं, कुछ 50 वाले भी हैं, नहीं पता कितने कितने हैं, लेकिन अगर दोनों को मिला करके गिना जाता है नोटों की संख्या तो 25, और अगर रुपए में गिना जाता है तो 1600, तो उसके पास 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्रमशः है। पहले आपको बताना है कि 50 रुपए वाली नोट कितनी है और उसके बाद 100 रुपए वाली। बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक तरीका है कि मान के कर लो और दूसरा तरीका है कि ऑप्शन के थ्रू कर लो। सबसे आसान है ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू कैसे करेंगे, एकदम बेस्ट तरीका है, ऐसे ही करिएगा। जब भी क्वेश्चन इस प्रकार का आता है ना तो ऑप्शन से ठोकिए। अभी हम एक्स मान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 50 रुपए और 100 रुपए के नोट हैं। ये जो पहला आंसर है ये 50 रुपए वाला है और ये जो है वो 100 रुपए वाला है। इतना समझ में आ रहा है? अरे भैया 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्रमशः है, इसका मतलब जो पहले नोटों की संख्या है वो 50 रुपए वाली है, जो बाद में है वो 100 रुपए वाली है। सही है। ये 50 रुपए की नोट है और ये 100 रुपए वाले नोटों की संख्या। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 25 नोट आनी चाहिए। देख लो नोटों की संख्या क्या है, 25। अब देख लो 10 और 15 25 होता है, 10 और 15 25 होता है, 20 5 25 होता है, 18 7 25 होता है। इसका मतलब ये हुआ नोटों की संख्या तो समान है, लेकिन क्या 1600 रुपए का धन है? उसको चेक करते हैं, जिसमें आ गया वही हमारा आंसर है। देखो इसमें 10 नोट 50 की है, 10 नोट 50 की है, इसका मतलब 500 रुपए हो गए। अरे भैया 10 नोट 50 की है तो इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो। 10 नोट 50 की है, इसका मतलब 500 रुपए हो गए, प्लस 15 नोट 100 की है, इसका मतलब 1500 रुपए हो गए। 10 नोट 50 की है, इसका मतलब 500 रुपए हो गए, गुणा कर दो। 15 नोट 100 रुपए वाली है, 15 नंबर ही है भैया, इसका मतलब 1500 रुपए है। तो 1500 रुपए ये है, 500 रुपए ये है, तो कुल मिला करके 1500 और 500 कितना हो गया, 2000 रुपए हो गए। लेकिन ये कह रहा है कि हमारे पास 1600 रुपए हैं, 2000 नहीं है। इसका मतलब ये पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा चेक करते हैं। 15 नोट 50 वाली है, 15 नोट 50 वाली है। अगर एक 50 की होती तो 50 रुपया, 2 50 की है तो 50 गुना 100, अगर 3 50 की है तो 150। वैसे 15 नोट है तो गुणा कर लो 15 का 50 में, 15 का 5 में कर लो, 75 हो गया, 7 5 उसके साथ 0 ठोक दो, ठीक है। 10 नोट 100 वाली है, 10 नोट 100 वाली है, इसका मतलब अगर 10 नोट 100 वाली है तो 1000 रुपये बनेगा। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 1750 आ रहा है, 1750 आ रहा है, जो कि वो कह रहा है कि हमारा 1600 रुपए है, तो ये भी गलत है। इसमें देखते हैं 20 नोट 50 वाली है, 20 नोट 50 वाली है, इसका मतलब 20 पंजे 100, तो 1000 रुपए इसका हो गया, प्लस 5 नोट 100 वाली है, 5 नोट 100 वाली है, इसका मतलब 500 ये भी हो गया, तो 1500 कुल मिलाकर के 1500 रुपए है। वो कह रहा है कि 1600 रुपए भैया, हटाओ इसको भी, इसका मतलब अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, खत्म। सही है, समझ में आया? अब देखते हैं कि सर जी कैसे, अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हो। 18 पचे 90 होता है, यानी 900 रुपए ये है, 7 का 100 में गुणा करेंगे 700 ये है। अरे भैया 18 पंजे 90, 900 रुपया यहाँ है, 7 गुणे 100 यानी 700, कुल मिलाकर के आ गया 1600 रुपए। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। सबसे अच्छा तरीका है ये, सबसे अच्छा तरीका है। थोड़ा सा अगर आप मैथ में कमजोर नहीं, थोड़ा अच्छे हैं, तो आप इस कंडीशन को छोड़ करके दूसरा मेथड आप लगा सकते हैं। सर जी वो दूसरा मेथड क्या है, आराम से देख लो दूसरा मेथड क्या है। देखो भैया दूसरा मेथड ये है, नोटों की कुल संख्या 25 है, नोटों की कुल संख्या 25 है। एक है 50 रुपए वाली नोट और एक है 100 रुपए वाली नोट, ठीक है, यही दोनों हैं। कह रहा है दोनों के नोटों को अगर मिलाया जाता है तो 25 है, ठीक है। हमने मान लिया कि 50 रुपए वाले नोटों की संख्या x है, मान लिया कि 50 रुपए वाले नोटों की संख्या x है।
ये एक्स नोट है, ये नोटों की संख्या है, मतलब हो सकता है 5 हो सकता है 7 हो सकता है 6 हो, कुछ भी है। ये 50 रुपए वाले नोटों की संख्या एक्स है। बहुत अच्छी बात है। और टोटल कितनी है 25। तो जितना इसको मिला है उतना जब माइनस कर देंगे तो इसको मिलेगा ना, इसका मतलब 25 में से x निकल गया तो इसके नोटों की संख्या हो गई। सर जी ये नहीं समझ में आया, आराम से देखो। अगर दो लोगों का धन मिला करके, दो लोगों के पास जो पैसा है उसको मिला करके कह दो 15 रुपया हो रहा है, ठीक है। अगर कह रहा है कि एक के पास 7 रुपए है तो दूसरे के पास कितना हुआ, तो 15 में से 7 निकाल दो, अपने आप पता चल जाएगा। फिर से सुन लो, एक ए है एक बी है, मान लो कि इसके दोनों का योगफल जो है दोनों को मिला करके 20 रुपए है, दोनों को मिला करके 20 रुपए है, ठीक है। हमने कहा सर जी इसके पास 5 रुपए है, तो अब बताओ इसके पास कितना रहेगा, कहोगे 15। तो डायरेक्ट ऐसे नहीं, ये 20 में टोटल है, टोटल में से इसका वाला घटा दो, देखो हमेशा निकल आएगा उतना ही जितना आप बताना चाह रहे हो। तो अगर इसको 5 मिला है तो इसको मिलेगा 20 माइनस 5, अगर इसको 4 है तो 20 माइनस 4, अगर इसको 3 है तो 20 माइनस 3, अगर इसको 19 है तो 20 माइनस 19। सही है, हमने इसको मान लिया x और टोटल है 25, तो 25 में से x इसको मिल गया, बाकी इसको मिलेगा, यानी 25 माइनस x। समझ में आ रहा है। अब देखो 50 रुपए वाले नोटों की संख्या इतनी है, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या इतनी है। बहुत अच्छी बात है। अब आप बताओ कि एक नोट में कितने रुपए होते हैं 50 वाले में, तो 50 होते हैं। अगर हम कहें ये हमारे नोटों की संख्या है और हमें रुपए में निकालना है, रुपए में, जैसे एक नोट है तो 50 से गुणा करेंगे तो उत्तर 50 आएगा, और अगर दो नोट है तो 50 से गुणा करेंगे उत्तर 100 रुपए आ जाएगा, तीन नोट है तो 50 गुणे 3 150, चार नोट है तो 50 गुणे 4 200। सही है ना। तो उस तरीके से अगर x नोट है 50 वाली तो इसमें कितने रुपए बनेंगे, तो आप इसमें 50 से गुणा कर दो, इतने रुपए बनेंगे, इतने रुपए बनेंगे, ठीक। अगर ये 100 वाले नोटों की संख्या है तो इसमें कितने रुपए बनेंगे, तो इसमें 100 से गुणा कर दो तो इतने रुपए बनेंगे। ये रुपया है, ये रुपया है। कह रहा है कि सर जी दोनों को मिलाओगे तो 1600 रुपए आना चाहिए, बस। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो उत्तर आएगा 1600 रुपए। क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि नहीं। बहुत ही आसान है। ये नोटों की संख्या x थी 50 वाली, तो 50 से गुणा कर दो, ये 100 वाली तो 100 से गुणा कर दो, बन गया रुपए में, और दोनों के रुपए को जोड़ जो है वो 1600 रुपए है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 50 गुणे x यानी 50x आ गया, प्लस 100 का गुणा 25 में तो 2500 आ गया, माइनस x का गुणा 100 में तो 100x आ गया, बराबर में है 1600। यहां तक सही है। ये भी x है, ये भी x है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। प्लस और माइनस घटते हैं हमेशा, बड़ा जो नंबर होता है उसी में से घटेगा। तो 100 बड़ा है कि 50, तो 100 में से 50 घट जाएगा, तो 100 में से 50 निकल गया तो उत्तर आया 50। लेकिन जिसमें से घटेगा उसी का निशान आएगा। 100 में से घटा है तो 100 का निशान आएगा, अगर 50 में से घटा होता तो 50 का निशान आता। फिलहाल 100 में से घटा है तो माइनस आएगा, और x था साथ में तो x नोट कर देंगे, बराबर। इधर 1600 है, ये प्लस है, उधर जा रहा है माइनस हो गया, माइनस 50x हमने नोट कर दिया, बराबर 2500 में से 1600 निकाल दो तो 900 बचेगा, लेकिन 2500 में से निकला है तो माइनस आएगा, ये माइनस और ये माइनस शहीद हो गया। अगर आप चाहो तो x बराबर 900 बटे में 50 लिख करके काटो, या फिर आप ये जीरो जो यहां काट रहे हो वही जीरो यहां भी काट सकते थे, वो नीचे जाता है। अब देखो 5 से कट गया, एक बार 5 एकम 5 4 हासिल 40 हो गया, तो 5 अठे 40। इसका मतलब x बराबर आ गया 18। x बराबर हमने x क्या माना था, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, यानी 50 रुपए वाले नोटों की संख्या 18 है। देखो इसी में है, बाकी दूसरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये 18 इसी में है तो काम खत्म। अगर कोई कहे सर जी हमें 100 रुपए वाली नोट भी चाहिए, तो इस 18 x का मान 18 है ना, तो 25 माइनस 18 यानी 7 नोट 100 रुपए वाली रही होगी। तो दोनों तरीके से हमने बता दिया, लेकिन सलाह यही है कि आप इससे करिएगा, ये जल्दी होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं, ठीक है, प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं, प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन 180 ml पानी की आवश्यकता होती है। यदि एक बोतल में 840 ml पानी भरा हुआ है तो ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी जिससे कमरों के सभी पौधों को 3 दिन पानी दिया जा सके। कितने दिन? 3 दिन पानी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, इसका आंसर कितना होगा। बहुत ही आसान है, बस खाली थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको इधर उधर किया गया, कुछ भी नहीं है। देखो कह रहा है कि किसी विद्यालय में 28 कमरे, कितने कमरे हैं? 28, और प्रत्येक कमरे में यानी हर एक कमरे में 6 पौधे हैं। तो 28 कमरा है, 6 6 6 6 6 ऐसे सब जोड़ डालो 28 बार लिख करके, या 28 से गुणा कर दो। सही है, 28 कमरे हैं और हर कमरे में 6 पौधे हैं, यानी एक में 6 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 6, चौथे में, ऐसे 28 बार 6 लिख करके जोड़ो या फिर 28 छक्का कर दो, आंसर आ गया। ये टोटल पौधों की संख्या है। प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन यानी हर दिन 180 ml पानी की आवश्यकता होती है। एक दिन में एक पौधा 180 ml पानी पीता है, मतलब वो अंदर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक, 180 एक पौधा। लेकिन हमारे पास तो इतना पौधा है, अगर 2 पौधा होता तो 2 से गुणा करते, 3 होता तो 3 से गुणा करते। हमारे पास इतना पौधा है, ये है टोटल पौधों की संख्या। इतने पौधे हैं तो एक पौधा होता तो 1 से गुणा, 2 पौधा 2 से गुणा, लेकिन इतने पौधे हैं तो 180 ml से गुणा कर दो। ये इतना मिलीलीटर पानी चाहिए एक दिन में, पानी की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन लिखा है ना, इसका मतलब एक दिन में इतना पानी चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी गुणा नहीं करेंगे क्योंकि काटना है, इसलिए छोड़ो। ये है इतना कमरा, एक कमरे में 6 पौधा, तो गुणा कर दिया गया, टोटल पौधों की संख्या इतनी है। एक पौधा 180 ml पानी पीता है, लेता है, एब्सॉर्ब करता है, कुछ भी करता है, मतलब उसका यूज करता है 180 ml। एक पौधा, 2 पौधा 2 से गुणा, 3 पौधा 3 से गुणा, इतना पौधा तो इतने से गुणा, इतना ml पानी हो गया। लेकिन एक दिन का, यह वहां लिखा है प्रतिदिन, तो एक दिन का हिसाब है। लेकिन ये कह रहा है जिससे कमरों के सभी पौधों को 3 दिन पानी दिया जा सके, तो 3 दिन का निकालना है। अगर एक दिन इतना पानी लगता है तो 2 दिन कितना लगेगा? इतना और लगेगा। 3 दिन इतना और लगेगा। इसका मतलब एक दिन का तो लिखा हुआ है 2, तो 2 से गुणा कर दो, 3 तो 3 से गुणा कर दो। ये 3 दिन का टोटल पानी हो गया, टोटल। सही है। अब आगे बोला है यदि एक बोतल में 840 ml पानी भरा हुआ है तो ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? बोतलों की संख्या आपसे पूछा है। अगर हम कह दें कि हम 10 लीटर पानी कितने दिन में खत्म करेंगे? कितने दिन में खत्म करेंगे अगर हम एक दिन में 2 लीटर पानी पीते हैं? ठीक है, तो बहुत ही आसान है। सर जी 10 लीटर पानी है, आप एक दिन में 2 लीटर पीते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 10 में लाओ 2 से भाग दे देते हैं तो 5 दिन में आपका खत्म हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा पानी। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, बस खाली लैंग्वेज चेंज है। कह रहा है कि एक बोतल में इतनी पानी भरा हुआ है, ये एक बोतल में है, लेकिन हमें इतना पानी चाहिए। सही है, तो बस 840 से जब आप भाग दोगे ना तो पता चल जाएगा कितनी बोतल की आवश्यकता है। एक बोतल में 840 ml, लेकिन हमें तो इतना पानी चाहिए। तो अब बोतलों की संख्या, चलो डायरेक्ट लिखते हैं संख्या। आपको कितना पानी चाहिए? 28 गुणे में 6 गुणे में 180 गुणे में 3, इतना पानी चाहिए। और एक में कितना आता है? एक में 840, बस भाग दे दीजिए बोतलों की संख्या। इसीलिए गुणा नहीं किया गया था ताकि काटने में आसानी रहे। जैसे देखो 0 ये कट गया, 6 से 6 कम 6, 6 कम 6, 6 चौक 24, 7 से 7 चौक 28, 7 दूनी 14, और कुछ कट रहा है? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। सही है भैया। अब देखो ऊपर 2 बचा है, 18 बचा है, 3 बचा है, 2 का 18 में 36 हो गया, 36 तिया 108। यानी इतना पानी जो आपको चाहिए, ऐसी 108 बोतलें लगेंगी। तो बहुत ही आसान था। 108 कहाँ है भैया? पहला वाला।
सही है, समझ में आ रहा है। भाग क्यों दिया गया, एग्जाम्पल दे करके आपको बताया गया कि अगर एक बोतल में इतना है तो इतना पानी चाहिए आपको, तो कितनी बोतल लगेगी। जैसे हमने कहा हमें 10 लीटर चाहिए, एक दिन में 2 लीटर, तो कितनी बोतल लगेगी, 2 से भाग दे लो, उत्तर आ गया। तो एक बोतल में इतना, हमें पानी इतना चाहिए, तो हम भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे कह रहा है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, अगर कभी भी सबसे बड़ी संख्या आती है तो आप हमेशा 9 लिखना होता है। 9 जितने अंकों की रहेगी उतना अंक, यानी उतनी बार 9 लिख दीजिए। और कह रहा है कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी में 0 बढ़ाया जाता है, 0 0 0 0 0, लेकिन एक पहले होना चाहिए। जैसे 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की अब 0 बढ़ाना है, 3 अंकों की लो भैया, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, ये है सबसे छोटी संख्या। लेकिन आप ऐसा ना करिएगा 1 अंकों की सबसे छोटी 0, नहीं, सही है, हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बोला है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल, 3 अंकों की सबसे छोटी, ये 1 अंकों की है, ये 2 अंकों की है, ये 3 अंकों की, इन दोनों का योगफल। तो चलो योगफल निकालने के लिए इकाई वाला बराबर होना चाहिए। 9, ये यहाँ पर भी 9 आ गया, यहाँ 1 हासिल, फिर 1 हासिल, फिर ये, यानी 1,99,000 आ रहा है। सही है, तो कौन सा सही है भैया, 1,000,099 कहाँ है, ये वाला डी वाला सही है, लास्ट वाला। वैसे भी 99,000 आ रहा था, तो 99,000 से ज्यादा ही होना चाहिए, और ये है तरीका। ठीक है, बहुत ही आसान है, तो याद रखेंगे बड़ी में हमेशा 9 9 9 9 ठोकते जाएंगे, छोटी में पहले 1 उसके बाद 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि 1300, 13 इकाई और 13 दहाई माइनस 1,000 बराबर होगा। देखो ये 1300 लिखा है, 13 गुणे 100 लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसे कोई भी दिक्कत हो ऐसे कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा लिख दीजिए। लो भैया देखो 1300, इसका मतलब 1300 हो गया, प्लस 13 इकाई, इकाई का मतलब 1 होता है, इसीलिए आपको ऐसे बता रहे थे 13 गुणे 1, प्लस 13 गुणे दहाई का मतलब 10 होता है। सही है, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100। ठीक है, 1300, 13 गुणे 100 होना चाहिए था, 13 इकाई 13 गुणे 1, 13 दहाई 13 गुणे 10। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 13 गुणे 100 लिख सकते हैं जैसे हमने इसके पहले लिखा था, माइनस 1,000, इसका मान बराबर कितने के होगा। तो सबसे पहले देखो गुणा सॉल्व करते हैं, पहले 1300 हमने नोट कर दिया, प्लस ये गुणा है यानी 13 आएगा, प्लस ये भी गुणा है, इसका मतलब 130 आएगा, और माइनस में 1,000 आएगा। सही तरीका ये है कि जितने प्लस हैं सबको जोड़ लो, उसके बाद जितने माइनस है उनको भी जोड़ लो, लास्ट में घटा दो। नहीं तो आपकी मर्जी, आप चाहे जहां से जोड़ो घटाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे हम चाहें तो इन तीनों को जोड़ करके जितना उत्तर आता है 1000 उसमें से घटा देंगे, उत्तर हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो 1300 में से 1000 निकाल दो, 300 बचेगा, उसके बाद जोड़ लो, आप चाहे जिससे करो, 101% सही है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1300, 130, 13, 1300, 13, 130, इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 1, 1443 आ गया। इसमें से घटाना है 1000, तो 1443 में से 1000 घट जाएगा तो उत्तर आएगा 443। ठीक है, 443, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान है, बोर्ड मास का रूल लगा है, लेकिन आराम से करिएगा, गलती होने के चांस हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि इतना प्लस इतना माइनस इतना बराबर इतना माइनस के हो तो के में क्या जोड़ा जाए कि ये 3 के बराबर हो जाए। अच्छा, के में क्या जोड़ा जाए, क्या आपको पता है के का मान कितना है, नहीं पता है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके के का मान निकालते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है 0.239 प्लस 2.93 माइनस 1.29 इज इक्वल टू 3.92 माइनस के। यहां से के का मान हमें निकालना है। हम सबसे पहले ये दोनों ऐड करते हैं, कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो करते हैं, आराम से देखिएगा। सर जी आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर
आप ऊपर नीचे लिख करके कर लो। अगर आपको थोड़ा सा भी डेसिमल से दिक्कत लग रही है तो ऊपर नीचे लिख करके कर लो। जैसे हम लिख रहे हैं, देखो 0.239, इसके बाद 2 पॉइंट, याद रखिएगा चाहे जोड़ हो चाहे घटा हो, दशमलव दशमलव के नीचे आना चाहिए। नंबर चाहे जहां चला जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दशमलव दशमलव के नीचे आना चाहिए। हम लिखना चाहते हैं 2.93, तो यहाँ 2, यहाँ दशमलव, यहाँ 9, यहाँ 3। अब इनको जोड़ेंगे, 9, यहाँ से 6, यहाँ से 1, यहाँ से 3, 3.169 आ गया। ठीक है, इसी चीज को आप अगर कोई दिक्कत हो रही है तो ऐसे करो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान होनी चाहिए, दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो ऐसा करो यहाँ पर 0 बढ़ा लो, यहाँ पर क्या करो 0 बढ़ा लो। अब इधर से जोड़ते चले जाओ, 9 में 0 जोड़ा गया तो 9, 3 3 6, 9 2 11, 2 1 3। सही है, आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो ऊपर नीचे लिख करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 3.92 माइनस के, ये कट जाएगा। इतने में से इतना घटाना है। सर जी, जोड़ने घटाने में दशमलव दशमलव नीचे आना चाहिए। अब कैसे घटाएं, बहुत ही आसान है। दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। 0 हमने बढ़ा लिया, अपनी तरफ से बढ़ा लिया। चलो कलर चेंज कर देते हैं, अपनी तरफ से 0 बढ़ा लिया। अब घटा दो, 9 में से 0 गए तो 9, 6 में से 9 नहीं निकलेगा तो 16 में से 9 गए 7, ये बचा 0, 0 में से 2 नहीं जाएगा, इसका मतलब 10, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे दशमलव, यहाँ 2, 2 में से 1, इतना, बराबर में 3.92 माइनस के। अब हमें पहले के का मान निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं, के को इधर खींच लाते हैं और इस नंबर को उधर फेंक देते हैं। इसका मतलब इधर बचेगा के बराबर में 3.92, और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 1.879। फिर दिक्कत आ गई, दशमलव घटाएं कैसे, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद 3 अंक है, 2 अंक है, तो आप इसको 0 बढ़ा लो। अब इसके बाद के का मान निकाल सकते हो आप डायरेक्ट। देखो 10 में से ये 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 1 बचा है, 11 हुआ, 11 में से 7 गए 4 आएगा, ये 8 है, 8 में से 8 गए 0 आएगा, फिर दशमलव, और 3 में से 1 गए 2, इतना बचेगा। सही है, ये के का मान है। कह रहा है के में क्या जोड़ा जाए, के में क्या जोड़ा जाए, नहीं पता है तो आप मान लो कि x जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए कि ये 3 के बराबर हो जाए, मतलब इसका उत्तर जो है वो 3 आए। तो हमें k का मान पता है, k 2.041 प्लस x बराबर में 3। k का मान पता था, हमने यहाँ पर पटक दिया। x का मान यहाँ से निकालना है, x का मतलब क्या जोड़ा जाए, तो हम बता दे रहे हैं कि x में क्या जोड़ा जाए। तो 3 ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2.041। अब इसको घटाना है, बहुत ही आसान है। सर जी अभी तक तो कर रहे थे कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। देखो जिस भी संख्या में दशमलव नहीं है उसमें आप लास्ट में दशमलव बढ़ा करके 0 एक बोरा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो चलो 3.0000001 एक बोरा लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो ऊपर नीचे कर लो, 3 है 0.000, 3 ही चाहिए ना, तो 3 हमने बढ़ा लिया, 2.041। अब इसको घटाते हैं तो 10 में से 1 गए 9 आएगा, यहाँ 9, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ 9, ये खत्म हो गया। तो उत्तर आ गया है 0.959। कहाँ है भैया 0.959, तो हमारा लास्ट वाला आंसर हो जाएगा। बेसिकली हमें इसमें क्या चेक करना था, हमें ये चेक करना था कि जोड़ और घटाव क्या होता है, ये आना चाहिए। जोड़ और घटाव में दशमलव दशमलव के नीचे आना चाहिए, तभी जोड़ घटाव करिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान कर लो, उसके बाद जैसे आप घटाते हो वैसे घटा लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप अंकों की संख्या समान नहीं कर रहे हो तो दशमलव के नीचे ही आना है, लिखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे पहुंच गए हैं। कह रहा है कि सविता विद्यालय की एक गोष्ठी में 9:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। 9:30 AM से 15 मिनट पहले। अच्छा, 9:30 से 15 मिनट पहले का समय क्या होता है? अरे तो 9:30 में से 15 निकाल दो, तो यानी 9:15 पे पहुंची। 9:15 पे पहुंची है। कौन पहुंची है? सविता। ठीक, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची है, यानी इसकी सहकर्मी है
उससे ये आधा घंटा पहले है, तो इसका मतलब इसकी सहकर्मी आधे घंटे बाद आ रही है, तभी तो ये पहले हुई। तो इसकी सहकर्मी कब आती है, इसमें आधा घंटा जोड़ दो, तो आधा घंटा का मतलब 30 मिनट जोड़ेंगे तो 9:45। ये सहकर्मी का टाइम है, ये सविता का टाइम है, ये सविता का टाइम है, ठीक। जो कि ये किसके लिए है, ये उसके सहकर्मी के लिए है, जो कॉमा लगा कि जो लिखा है ना, जो या जिसका, इसका मतलब ये जो है वो सहकर्मी के लिए है, जो कि इस गोष्ठी के लिए 35 मिनट की देरी से पहुंची। अच्छा, ये इसकी सहकर्मी 9:45 पर आती है। जब 9:45 पर आती है तो ये 35 मिनट लेट है, इसका मतलब गोष्ठी जो है 35 मिनट पहले चालू हो गई थी और ये 9:45 पे पहुंच रही है। तो 9:45 में 35 जब घटाएंगे तो उत्तर आएगा 9:10, यानी 35 मिनट लेट है भैया। देखो 35 मिनट लेट है तो 35 मिनट और पहले गोष्ठी स्टार्ट हुई थी, तो 9:45 पे ये पहुंचती है, तो 35 मिनट लेट है, इसका मतलब गोष्ठी 35 मिनट पहले चालू हुई थी, तो इसमें से 35 जब निकाल देंगे तो उत्तर आ जाएगा 9:10। सही है, 9:10 कहाँ है, इस गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, यानी ये 9:10। बहुत ही आसान। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहे अपना प्रैक्टिकल करिएगा। प्रैक्टिकल मतलब ये समझो कि अगर हम इतना लेट हैं ये हो, तब जल्दी समझ में आएगा। आप यहाँ सोचोगे लाओ घटा दे जोड़ दे, नहीं, ऐसा ना करिएगा। हमेशा अपने ऊपर डाल करके कि अगर हम यहाँ होते तो इसका मतलब 15 मिनट लेट पहुँचते, यानी गोष्ठी पहले से चालू है, तो ये सारी चीज़ें करोगे तो जल्दी आएगा। नहीं तो बाकी अगर आप बहुत अच्छे हो तो आप घटा जोड़ सकते हो ऐसे डायरेक्ट, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान किए हम। कह रहा है कि 5/2 - 2/5 बराबर क्या होता है। अच्छा, 5/2 है -2/5। देखो अगर दो संख्या है, थोड़ा छोटी है या बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा अगर छोटी संख्या है ना तो ऐसे करिएगा, तिर्यक गुणा वाला, ठीक है। ये सब के लिए, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो चाहे जितनी भी छोटी संख्या हो, इसी तरीके से करिएगा, जल्दी आएगा। बाकी आपकी मर्जी भैया, आप एलसीएम भी ले सकते हो। देखो घटाना और जोड़ना कैसे है, एलसीएम लेकर के। उसी एलसीएम का शॉर्ट फॉर्म देखो ऐसे लिखते हैं, आराम से देखिएगा। पहले एक लाइन खींच दो, नीचे वाले का नीचे में गुणा कर दो और नीचे पटक दो, 2 का 5 में तो 10 हो गया। ये किसी के लिए भी सही है, चाहे यहाँ 4 होता है यहाँ 8 होता, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई कहेगा सर जी एलसीएम तो दूसरा आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, एलसीएम दूसरा आएगा ना तब भी उतना ही आएगा। हम चेक करके आपको बता रहे हैं, अभी चेक करके बता दे रहे हैं, ठीक है। 2 × 5 यहाँ आ गया। अब सर जी एक नंबर यहाँ रहेगा, बीच में जो निशान है वो यहाँ रहेगा, एक नंबर यहाँ रहेगा। कैसे आएगा, बहुत ही आसान है, इन दोनों को गुणा कर दो। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो हो गया 25। सही है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो हो गया 25, बीच में जो निशान है पटक दो। अब इसका इसमें गुणा कर दो, मतलब ये वाला इसमें हुआ है, ये वाला इसमें कर दो, तो 2 का गुणा 2 में हो गया। ये एलसीएम के साथ ही हुआ है, बस खाली आपको लग नहीं रहा है। चलो 25 में से 4 निकल गया तो 21 और बटे में 10। सही है, 21/10। अब इसको सर जी आंसर है 21/10, नहीं है तो सही वही में है, कोई दिक्कत नहीं। सही में बनाने के लिए नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं। 10 का पहाड़ा 20 में 2 बार गया, 10 दूना 20 होता है। जितनी बार पहाड़ा जाता है वो बनता है सही, जो शेषफल आता है वो जाता है ऊपर, और जो नीचे था वो नीचे पटक देते हैं। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा, अच्छी बात है, आप ऐसे याद कर लीजिएगा, पहले ये फिर ये रहता है, यहां से स्टार्ट होकर के ऐसे चलता है। नहीं समझ में आ रहा है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सर जी हमारे पास 21/10 है। आप सोचो 10 का पहाड़ा 21 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 यहां लिख दो। कितना हासिल आएगा वो ऊपर पटक दो, एक अभी भी बचेगा और नीचे जितना था वो, ठीक है। 2 सही 1/10, कौन सा सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। सर जी आपने कहा था कि क्या ये एलसीएम में भी काम करेगा, हाँ देखो अब एक एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास 3/4 है और जोड़ना है इसमें कुछ भी, मान लेते हैं 5/8। कोई कहेगा सर जी एलसीएम लिया जाएगा तो 8 आएगा, हाँ ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 8 आएगा। एलसीएम में
नीचे वाले से भाग देते हैं, जितना आता है ऊपर वाले में गुणा करते हैं। इसका मतलब 4 का पहाड़ा 8 में 2 बार गया, इस 2 को ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो गया, बीच में जो साइन है वो पटक दीजिए। 8 का पहाड़ा 8 में 1 बार गया, नीचे वाले से भाग यानी 1 बार पहाड़ा गया, उस 1 को ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 1 पंजे 5 हो गया। अब चलो 6 और 5 कितना हो गया 11 बटे में 8, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन अगर इसको ऐसे किया जाए क्या गलत है? नहीं, 101% सही है। हम आपको प्रूफ दिखा दे रहे हैं। लो भैया 3/4 और 5/8 है। डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट 4 को 8 में गुणा करो, कितना आ गया 32, नीचे पटक दो। तिर्यक गुणा करो, 3 का 8 में तो 24 आ गया, 4 का 5 में तो 20 आ गया। सर जी ऊपर दोनों को जोड़ेंगे, इसका मतलब 44 हो गया, और नीचे 32। 4 का पहाड़ा एक बार 4 8 32, ऊपर 11 नीचे 8, कौन सी तकलीफ है? वही तो आंसर आया। सही है, तो चाहे एलसीएम लेके करो चाहे डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा संख्याएं हैं तब तो आप एक बार में एलसीएम लेना ही पड़ेगा, एक बार में एलसीएम लेना ही पड़ेगा। और अगर आप 3 का भी सीखना चाहते हो तो वो भी बता देंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तब एक बार ऊपर से दोनों नीचे गुणा होंगे, एक बार नीचे से ऊपर दोनों गुणा होंगे, बीच वाले को ऊपर, ऐसे हो सकता है। लेकिन उससे अच्छा है एलसीएम लेके कर दो। दूसरा तरीका ये है कि सर जी पहले 2 का निपटारा कर लो, एक को कह दो साइड में रुके रहो अभी आ रहे हैं, 2 से निपट करके एक संख्या बना लो, वो जो एक आएगी उससे भिड़ा दो, काम खत्म। सही है, 2 टीम का मैच करा दो, एक जीतेगी, एक को उसको भिड़ा दो, फिर उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट कह रहा है कि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। ठीक है, एक हमारे पास आयत है, चलो मान लिया हमने ये आयत है, और मान लिया हमने ये वर्ग है, ये आयत है ये वर्ग है। ठीक है, इसके परिमाप बराबर हैं। परिमाप का मतलब होता है कि सभी भुजाओं का योगफल। और वैसे अगर आपको फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं याद है कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल ही परिमाप होता है। आयत है तो आयत का परिमाप क्या होता है सर जी? आयत का परिमाप, और आगे बोला है वर्ग का परिमाप। ठीक है, ये दोनों क्या है? बराबर है भैया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये गिवन है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसमें फार्मूला पटक दें तो क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप होता है 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। बहुत अच्छी बात है, यही फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे में भुजा। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी याद होना चाहिए। ठीक, कह रहे कि वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप जो है वो 48 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छी बात है। अगर वर्ग का परिमाप दिया है तो हम यहां से कुछ और निकाल सकते हैं, भुजा का मान निकाल सकते हैं। इसीलिए हम ज्यादा परिमाप के फार्मूले पर फोकस नहीं करते हैं। चलो लिख तो दिए हैं, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? ठीक है, आराम से सुनो। कह रहा है कि वर्ग का परिमाप जो है 48 सेंटीमीटर है। यहां से अगर वर्ग का परिमाप दिया है तो हम भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि जब वर्ग का परिमाप यह 48 है बराबर में है 4 गुणे में भुजा। अगर हम उस 4 को हटाना चाहते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, तो 48 बटे में 4 हो जाएगा, है ना भैया? गुणे में तो भाग में पहुंच जाएगा, तो भुजा का मान आ गया 12। ये क्या लिख दिए? चाइना वाले उठा ले जाएंगे भैया हमें। यानी भुजा की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। हम देखो फार्मूले पे फोकस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है सर जी चारों भुजाओं का योगफल ही परिमाप होता है। इसमें 48 सेंटीमीटर है, वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब किसी के पास 48 रुपया है, 4 बेटों में बांटना है, तो बताओ कितना कितना पड़ेगा? 4 से भाग दे दो, 12 12। इसका मतलब ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 है। खत्म, बिना फार्मूले के। क्या जरूरत है फार्मूला लिखना, है ना भैया? तो याद रखिएगा चारों भुजाओं का योगफल ही परिमाप होता है। 48 रुपया है, 4 हिस्सों में बांटना है, तो 4 से भाग दे दो, 12 रुपया आ गया। इसका मतलब 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। और
आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई यानी इसकी बात हो रही है, भुजा से, वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी ये जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर कम है, तो ये 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी 8। सही है भैया, यहां तक प्रॉब्लम है कुछ नहीं। अच्छा भैया ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। सर जी क्या यहां से हम, अच्छा पहले थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। कह रहे तब आयत का क्षेत्रफल बता दो, और हमें पता है सर जी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई में गुणे चौड़ाई। चौड़ाई तो हमें पता है 8 है, हम पटक के तैयार रहेंगे। लाओ भैया लंबाई कहीं से लेके आओ, लंबाई जब रहेगी तभी तो हम गुणा करेंगे, तो लंबाई निकालने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा। अब चलो देखो, 2 गुणे लंबाई को आप एल लिख लो, एक्स लिख लो, वाई लिख लो, फनाले लिख लो, ढमाके लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है, हम तो लंबाई ही लिख ले देंगे, है ना। चौड़ाई 8 है, पटक दो, बराबर में सर जी वर्ग का परिमाप है, ये वर्ग का परिमाप है जिसका मान 48 था, तो हमने 48 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किया। अरे भैया 4 गुणे भुजा यानी 12 बार चौक 48 ही तो रहेगा। देखो सबसे पहले इस 2 को हटा दो, सबसे पहले इस 2 को उधर ले जाओ, तो इधर लंबाई प्लस में 8 बराबर में ये 2 नीचे चला जाएगा, तो 48/2 यानी 24 आ जाएगा। काट दीजिएगा भैया, 24 आ गया। अब देखो हमारे पास लंबाई प्लस में 8 बराबर में 24, हम इस प्लस 8 को उधर ले गए तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब लंबाई बराबर हो गया 24 माइनस 8, तो 24 में से 8 निकल गया तो 16 सेंटीमीटर। सही है, लंबाई का मान 16 सेंटीमीटर। यही तो हम ढूंढ रहे थे चश्मा लगा के, मिल गया तो यहाँ पटक करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ कितना हो गया 16, और 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब कभी भी आप वर्ग क्षेत्रफल लिखिए तो हमेशा सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखना है या किलोमीटर का स्क्वायर लिखना है, ये चीज लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्षेत्रफल में। ठीक है, पावर 2, तो 128 आ रहा है, 128 है कहीं कि नहीं है, ये देखो पहले वाले ही ऑप्शन में है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सत्यानाश हो गया। फार्मूला यहां से याद रख लीजिएगा कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। परिमाप अगर आपको निकालना है तो कोई भी फार्मूला मत याद करिए, परिमाप बराबर ही होता है कि सभी भुजाओं का योगफल। ठीक, अगर आपको यहां से लेकर बांग्लादेश चाइना वाइना घुमा करके यहां ले आएगा तो एक चक्कर लगाई गई दूरी को हम लोग बोलते हैं परिमाप। ठीक, चलो क्वेश्चन कह रहा है कि 11 सही 1/4 मीटर लंबे तार के एक रोल से 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। इनके पास टोटल इतना मीटर तार है। ठीक है, अच्छी बात है। इतने मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास एक जो है वो 10 मीटर लंबा तार है, बताओ इसमें से 2-2 मीटर वाले कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो कहोगे सुनो सर जी, एक ठो ही बना लो, एक ठो ही बना लो, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, 5 टुकड़े बन जाएंगे। तो हमने कहा अभी ये थोड़ा सा मुश्किल है, आप ऐसा ना कर दो कि सर जी टोटल में जितने का टुकड़ा बनाना है भाग दे करके देख लो, आ जाएगा उत्तर, 5 टुकड़े बनेंगे। सही है, इसका मतलब टोटल में जितने का आपको टुकड़ा बनाना है उतने से भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। सही है। अरे भैया 50 रुपए की नोट है, बताओ कितने 5 रुपए वाले सिक्के बनेंगे। तो आप ऐसा करो 50 रुपए में 5 से भाग दे दो, उत्तर पता चल जाएगा, 10 सिक्का बनेगा, काम खत्म। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास टोटल जो लेंथ है वो 11 सही 1/4 है, इसमें भाग देना है। चलो भैया भाग दे रहे हैं किससे, 3/4, मतलब इतनी लंबाई का बनाना है, बस काम खत्म। सबसे पहले इसका इसमें गुणा होता है, 11 चौक 44, ऊपर वाले में जोड़ते हैं तो 45/4। अभी इसको हमने गोद दिया। सही है। अब देखो इस भाग को बनाना है गुणा, तभी आप काट सकते हो, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो 45/4 इस भाग को गुणा बनाया हमने। जैसे ये कहा भाग बन गया उल्टा गुणा, तो ये भी कहेगा हम भी पलट जाएंगे, ये पलटा है तो हम भी पलटेंगे, यानी 4 ऊपर 3 नीचे। याद रखिएगा भाग जब गुणा बनता है तो बाद वाला पलटता है, जो उससे टच रहता है, जो उससे टच रहता है बाद वाला। ठीक है, टच तो ये भी है लेकिन ये नहीं पलटेगा, बाद वाला पलटेगा, याद रखिएगा। चलो अब देखो आप काट दो, 4 से 4 शहीद हो गया, गए तेल लेने, 3 एकम 3,
और 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी हमारे पास फाइनल आंसर आया है 15, बाकी कुछ भी नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर है बी वाला। ओ हो, ये कुछ और होना चाहिए था भैया, चलो इसको मान लो ये 13 है, ए में भी वही है, बी में कुछ भी आप बदल सकते हो, दोनों 15 है, वो नहीं, इसमें 15 एक ही होना चाहिए, चलो मान लो 13 है, वो 14, कुछ भी है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि आंसर 15 आ रहा है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कह रहा है कि निम्न में से किसमें डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है। डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक। 440 से 25 अधिक का मतलब क्या हुआ? अगर हम कह दें कि हमारे पास 10 रुपए से 2 रुपए अधिक है, 10 रुपए से 2 रुपए अधिक है, इसका मतलब 12 रुपए है। डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि 12 रुपए है, ये कह रहे हैं कि 10 से 2 अधिक है, इसका मतलब 10 धन 2 12 रुपए है। तो वही कह रहा है कि डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है। तो ये नहीं कह रहा है कि 440 धन 25 यानी 465 है, वो ये डायरेक्ट नहीं बोल रहा है 465, वो कह रहा है 440 से 25 अधिक है। तो हमने क्या किया, 440 में 25 जोड़ दिया। तो डायरेक्ट हमसे ये कहना चाहिए था उसको कि सर जी ये बताइए निम्न में से किसमें 465 अंश का कोण है। बस ये 465 समझ में आ रहा है। अरे 440 से 25 अधिक या 465, अब देख लो किसमें 465 आ रहा है, वही हमारा आंसर है। पहला देखो 5 और 1/3 समकोणों में, अच्छा ठीक है आराम से देखिएगा, 5 और 1/3, ये पहला तरीका बता रहे हैं। 1/3, 1/3 1/3, तिहाई हो, चौथाई हो, या क्या होता है पंचांश, कुछ भी मान लो, ठीक है। 1/3 1/3, 2/3 2/3, 4/3 4/3, ठीक है। 2/4 2/4, 1/4 1/4, 1/3 1 ऊपर 3 नीचे। इतने समकोणों में, इतने समकोणों में, और आपको पता है समकोणों में, एक समकोण में 90 अंश का कोण बनता है, एक समकोण में 90 अंश का। तो कह रहा है कि 5 समकोण है और 1/3 समकोण है। 5 और 1/3 समकोण में, यानी 5 समकोण है और 1/3 समकोण है। सही है, समझ में आ रहा है। एक तरीका यह है कि 5 धन 1/3 लिख दो, जोड़ दो, जितना आए 90 से गुणा कर दो, तो डिग्रियों की संख्या आ जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि सर जी समकोणों की बात हो रहा है, 5 हमें पता है, एक समकोण में 90 अंश होता है, 2 में 90 से गुणा, 3 में 90 से गुणा, 4 में 90 से गुणा, 5 में 90 से गुणा। इसका मतलब 5 समकोण है तो 5 गुणे में 90 हो गया, बहुत अच्छी बात है, यानी 450 अंश आ रहा है। लेकिन कह रहा है कि और 1/3, 1/3 इसमें भी 90 से गुणा करो, क्योंकि ये समकोण है ना, तो यानी कि इसमें भी 90 से जब गुणा किया जाएगा तो ये 30 आ गया। 450 सॉरी ये 30, यहां 30। अब 450 इसका मान आ रहा है, 1/3 का मान 30 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ दोनों को जोड़ना है तो 480 आ गया। ये पहला वाला ऑप्शन है, 465 आना चाहिए, 480 आ गया, इसका मतलब ये गलत है। दूसरा तरीका सर जी अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, हम वैसे भी बता दे रहे हैं। 5 धन 1/3 गुणे में है 90, इसको जोड़ना है, तो जोड़ने का सिंपल सा तरीका 5 गुणे 3 15, और जोड़ना है 1, देखो जोड़ना है 1, जोड़ना है 1, यानी 5 तिहाई 15 1 16, 16/3 आ गया, और गुणे में 90 है, ये गया तेल लेने, 16 गुणे 30, 16 तिया 48, 480 फाइनल आंसर हो गया। चाहे आप अलग अलग निकाल करके बाद में जोड़ो या पहले जोड़ करके एक ही बार निकाल दो, आंसर सही है, ठीक है। तो ये वाला गलत है। अब देखो 5 और 2/3, 5 और 1 आधे, 5 और 1 छठांश, कोई दिक्कत नहीं, सब में 5 आ रहा है, सब में 5 आ रहा है, इसका मतलब सब में 450 आएगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं? 5 है तो 5 में 90 से गुणा किया गया, 450 आया। सब में 5 है, इसका मतलब सब में 450 आएगा। अब दूसरे वाले में देखते हैं 2/3, 2/3
2/3 90 से गुणा, क्योंकि अंश में बदलना है, तो 30 दूनी 60। पहले 5 था, इसका मतलब 450 था। 450 में 60 जोड़ेंगे तो यहां से 510 आ गया, ये भी सही नहीं है। 5 यानी 450 हो जाएगा। एक आधे का मतलब 1/2, फिर 90 से गुणा करेंगे तो भैया यहां से 45 आ गया। अब 45 में 450 तो आपको जोड़ना ही है, वो तो सब में है। 5 आ गया, यहां से 9 आ गया, यहां से 4 आ गया। 495 वो तो 65 है, इसका मतलब ये भी नहीं सही है, तो बाकी जो बच गया वही सही है। अब निकाल लो अगर आपकी मर्जी है। 5 और 1 छठांश, 1 छठांश इसका मतलब 1/6। 90 से गुणा, 6 से 15, बहुत अच्छी बात है। 15 इसका मान आ रहा है, 5 पहले से है और 5 का मान 450 होता है। ऊपर देखो कितनी बार लिखा हुआ है, जोड़ेंगे तो 465 आ गया। कितना आ गया भैया? 465। यही तो बोल रहा था, 465 सही है। समझ में आया? एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे, जो इस पे सेट बैठेगा वही हमारा आंसर हो गया। सब में 5 था इसलिए हमने एक ही बार निकाला। 450, 450, 450 जोड़ते गए। अगर सब में अलग अलग होता तो हम अलग अलग गुणा करते। ठीक, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ये बक रहा है 6.75 मीटर लंबे तथा इतने मीटर चौड़े फर्श को, अगर हमारे पास एक फर्श है, चलो हम उस फर्श को बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा फर्श है, जिसकी लंबाई जो है वो 6.75 मीटर है। 6.75 मीटर, ठीक। 4.5 मीटर चौड़ाई है, बहुत अच्छी बात है। फर्श को 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स, एक हमारे पास टाइल है वर्गाकार, चलो ये टाइल्स है, इसकी जो भुजा है वो 45 सेंटीमीटर है। 45 सेंटीमीटर। टाइलों से पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या क्या होगी? ये फर्श को इस छोटी छोटी टाइलों से यहां भरना है। चलो मान लो कि ये छोटी सी टाइल जो है, बड़ी दिक्कत है भैया, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। चलो ये छोटी छोटी जो टाइलें हैं ये उठा करके ला करके यहां पटकना है। देखो एक टाइल्स हो गई, 2 टाइल्स हो गई, ऐसे 3 टाइल्स हो गई, ऐसे 4 टाइल्स हो गई, ऐसे ऐसे पटकना है। तो कितनी टाइलों में ये भर जाएगा? आप सिर्फ एक चीज जान लो, उसके बाद तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। देखो अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास 10 रुपए है और 10 रुपए में कितनी 2 रुपए वाली चॉकलेट मिलेगी, कितनी 2 रुपए वाली चॉकलेट मिलेगी, तो आप कहोगे सर जी इतना आसान क्वेश्चन, आपके पास 10 रुपए है, 2 रुपए वाली चॉकलेट ले लेना है, एक चॉकलेट लेंगे 2 रुपया खत्म, 2 लेंगे तो 4 रुपया खत्म, इस तरीके से 5 चॉकलेट मिल जाएगी। तो प्रोसेस ये कहता है कि आपके पास टोटल रुपए जितने हैं, प्रोसेस ये कहता है कि आपके पास टोटल जितने रुपीज हैं और जितना एक का मान है उससे भाग दे दो। एक का मान है 2 रुपए, तो 2 से हमने भाग दिया तो उत्तर आ गया 5 चॉकलेट मिलेगी। सही है। अब सर जी इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लगाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जब यहां पर लगाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और क्या होगा चलो पहले हम ये निकालते हैं कि हमारे अंदर, हमारे इस फर्श पर कितनी जगह है, और जब ये एक टाइल रखते हैं तो ये कितनी जगह लेती है, बस ये निकालना है। अब इस फर्श में कितनी जगह है यानी उसमें कितना क्षेत्रफल है। 2D वाले फिगर में जो भी रहेगा जगह की बात करेगा वो क्षेत्रफल, तो इसका पहले हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके बाद जब इस एक टाइल को यहां पटके हैं तो कुछ जगह गायब हो जाएगी ना, तो वो भी कुछ जगह ले रही है ना। ये छोटी सी टाइल कितनी जगह घेरेगी? अपने क्षेत्रफल के बराबर। सही है। अब हम पहले इसका क्षेत्रफल फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल, अच्छा एक चीज यहां गौर करो, यहां सेंटीमीटर है यहां मीटर में है, तो आप चाहो तो दोनों को सेंटीमीटर बना लो या आप चाहो तो दोनों को मीटर बना लो। मीटर को सेंटीमीटर बनाना आसान है, सेंटीमीटर को मीटर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है कि दशमलव आ जाएगा, इसलिए हम इस मीटर को बना लिए सेंटीमीटर। सेंटीमीटर
बनाने के लिए मीटर में 100 से गुणा कर दो। जब 100 से आप गुणा करोगे तो 6.75 है, गुणे में 100 करोगे तो दशमलव यहां से उठ करके 2 अंक खिसक जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 675। अब लिखेंगे सेंटीमीटर। वैसे इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो 450 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है, 100 से गुणा किया गया है, 450 सेंटीमीटर हो गया। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालते हैं कि हमारे फर्श के अंदर कितनी जगह है। तो ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। बहुत अच्छी बात है। लंबाई कितना है सर जी? 675 है, गुणे चौड़ाई कितनी है? 450 है। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, तो लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। सर जी गुणा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अभी काटना है इसलिए नहीं करेंगे। तो इतनी जगह हमारे पास है, इस फर्श पर इतनी जगह है। अब हम ये निकालते हैं कि एक टाइल्स जब हमने जड़ा तो कितनी जगह कम हो गई। तो यानी इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। भुजा गुणे भुजा लिख दे रहे हैं, या भुजा का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा गुणे भुजा, भुजा नहीं है भैया, भुजा है, भुजा नहीं तो आप तो दाना वाला समझ लेंगे। भुजा 45 है तो गुणे में 45 है। ठीक है, यहां तक सही है। क्या सर जी गुणा करें? नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां बस खाली सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिखेंगे। अब देखो हमारे पास इतनी जगह है, एक हम अगर लेते हैं, एक टाइल्स रखते हैं तो इतनी जगह गायब। अब बताओ इतनी जगह में ये वाली कितनी टाइल्स रखी जाएगी? सेम क्वेश्चन। 10 रुपए में 2 रुपए वाली कितनी चॉकलेट आएगी? तो आपने टोटल में एक से जो एक का मान है उतने से भाग दिया। इसका मतलब टाइलों की जो संख्या रहेगी बहुत ही आसानी से आ जाएगी। टोटल हमारे पास कितने रुपए हैं, यानी कितनी संख्या है? 675 गुणे 450। सही है। इसमें एक को रखने से कितनी जगह गायब होती है? तो 45 गुणे 45। अगर आप ऊपर सेंटीमीटर लिखते हो स्क्वायर तो नीचे भी लिखना पड़ेगा, ये दोनों शहीद हो जाएगा, इसलिए ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब काटते हैं इसको। देखो 45 से कम 45, 45 से कम 45, जीरो भी साथ में रहेगा। अच्छा ठीक है। 15 से 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75। सही है। 3 एकम 3, 15। अब हमारे पास बचा है 15 गुणे में 10, यानी उत्तर आ गया 150। इतना ही सिंपल है। अगर आप गुणा किए होते तो फंस गई होती गाड़ी। आप एक बार गुणा करोगे फिर उसके बाद काटोगे, बात वही पड़ेगी। इससे अच्छा रहने दो, काम खत्म हो गया। 150 टाइल्स लगेंगी। चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे कदमों से। कह रहा है किसी कक्षा के 21 बच्चों के भार किलोग्राम में नीचे दिए गए हैं, जिसमें ये सब लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कितने बच्चों का भार 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के बीच में है। बीच में बोला है, ये नहीं बोला है कि 45 और 50 तक है, ये नहीं बोला है। 45 और 50 किलोग्राम के बीच में है, यानी 45 दशमलव वाला लेना है, लेकिन 45 नहीं लेना है। ठीक है, तो देखते हैं 45 और 50 के बीच में। ये है 45 और 50 के बीच में, तो एक ये है। 44 को नहीं लेना है, 42 नहीं लेना, 44, 46 देखो बीच में है, 46 ये बीच में है, ये भी बीच में है, 47 भी बीच में है, ये भी बीच में है, ये 50 के बाहर है। 50 के बीच में आपको चाहिए तो 50 वाला नहीं लेना है, ये लेना पड़ेगा। ये नहीं, 50 भी नहीं लेना है क्योंकि 50 के बीच बोला है। 50 भी नहीं लेना, 52 भी नहीं लेना, 50.3 भी नहीं लेना, 48 लेना है, 49 लेना है, 46 लेना है, बस। और कहाँ कुछ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लोग ऐसे हैं जिनका भार जो है वो 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के बीच में है, बीच में है। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 5 महीनों में बेचे गए वाहनों की संख्या को प्रदर्शित करती है। ये देखो महीने का नाम है, ये बेचे गए वाहनों की संख्या है। जनवरी में 225, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना, मई में इतना। मई नहीं है, मई है। चलो, कह रहा है कि विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या। जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या, तो हम जनवरी और मार्च का जोड़ लेते हैं। ये है जनवरी, कौन सा? ये जनवरी है और ये है मार्च। जोड़ते हैं भैया 225 272, 225 272,
यहां से 7, यहां से 9, यहां से 4। कुल संख्या फरवरी, अप्रैल और मई, फरवरी, अप्रैल और मई बेचे गए वाहनों की कुल संख्या से कितनी कम है। पहले फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या जोड़ते हैं। तो फरवरी 318 है, अप्रैल 180 है और 178 है। 8 8 16 हो गया, हासिल 1 है, तो 8 1 9 1 10, 10 7 17। सही भैया? अरे 8 8 16 हासिल 1, 8 2 10 7 17 हासिल 1 और यहां से आ गया 6। कह रहा है कि इतने में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या इतने से कितनी कम है। अच्छा, 676 497, तो 497 676 से कितनी कम है। तो क्या सोचेंगे बैठ के कितनी कम है, घटा लो ना, जो बड़ा है उसमें से निकाल दो। 676 में से 497 घटा लो, 16 में से 7 गए 9, जिसके लास्ट में 9 है वही हमारा आंसर है। पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट में 9 आ गया। पूरा करना है तो कर लो भैया। ये बचा 8, सॉरी ये बचा 6, 16 में से 9 गए 7, ये बचा 5, तो 179 डायरेक्ट आ गया। सही है? हमेशा थोड़ा सा जब देखो बड़ा नंबर रहे तो हम ऑप्शन जरूर देखते हैं, कहीं यही तो नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है हटा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा उसकी हेल्प लेना पड़ेगा, ये नहीं कि जबरदस्ती आप इसको पूरा करो उसके बाद चेक करो, नहीं, हमेशा ऑप्शन को साथ में लेके चलेंगे। वो ऑप्शन है भैया, ऑप्शन। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए, यानी खूब ध्यान से देखो इसको। 1 धन 2 बराबर 3 है, 3 धन 3 बराबर 6 है, 6 5 11, 11 7 18, 18 11 29, 29 13 42, 42 प्लस x बराबर y। ये x कोई एक नंबर होगा, उस नंबर को 42 में जोड़ोगे तो उसका मान आएगा, यानी x और y दो नंबर्स हैं, तो वो नंबर्स क्या हैं। उसके बाद आपसे कहा गया कि x धन y का मान बताओ। बहुत आराम से देखिएगा, कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या है, लेकिन है बहुत आसान। देखो ध्यान से देखो, 1 धन 2, देखो ध्यान से, 1 धन 2, ये वाली संख्या अगर आप पकड़ ले गए ना तो बस काम खत्म हो गया आपका। ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इसके बाद क्या आएगा, इसी में रिलेशन है। ये 1 से स्टार्ट है, 1 के बाद 2 है, इन दोनों को जोड़ा गया तो 3, इस 3 को यहां पटका गया, जितना आया यहां पटका कर, फिर यहां 6, यहां देखो 11, यहां देखो 18, यहां देखो 29, यही सिर्फ बदल रहा है। सही है? यहां 2 है, यहां 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 नहीं है, 11 है। क्यों ऐसा है? क्योंकि भैया ये अभाज्य संख्याएं हैं, 2 3 5 7 11 13 सब अभाज्य संख्या है। इसका मतलब 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या रहेगी, वही x का मान है। तो 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन है, 14 17 है। ठीक है, तो x का मान आ गया 17। समझ में आया? ये अभाज्य संख्या लिखी जा रही हैं, तो x का मान जब 17 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 42 धन 17 है, 42 धन 17 है, 42 में 17 जोड़ोगे तो 59 हो गया। इसका मतलब यही y का मान है। y का मान कितना आ गया, 59। अब कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका मान बताओ, x प्लस y का मान, यानी इन दोनों को जोड़ करके, तो x प्लस y इन दोनों को जोड़ना है, तो हम जोड़ दे रहे हैं 17 59, जोड़ेंगे तो 9 7 16, यहां से इतना। सही है, 76 आपका आंसर आ रहा है, 76। सही भैया? तो इस तरीके से 15 क्वेश्चंस हमने बारीकी से एकदम मेहनत से एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया है। अगर आप ये पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए आपका कितना सही हुआ है। अगर आपने इसको कंप्लीट देखा है तो एक चीज की हम और गारंटी ले सकते हैं कि अब आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जो दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।